बच्चों, आइए आज हम प्रबंध की प्रकृति एवं उसके महत्व, जो कि बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर है, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रबंध क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। व्यावसायिक तौर पर हम इसे बाद में समझेंगे, पहले आम जीवन में प्रबंध का क्या महत्व है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। आप एक 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, और क्या होता है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इस समय आपको पढ़ाई भी करनी है, टीवी भी देखना है, खेलना भी है, आपकी दैनिक दिनचर्या भी करनी है, और इसके बाद इन पूरी क्रियाकलापों को व्यवस्थित करके अपने परीक्षा की तैयारी करनी है। तो बच्चों, अगर इन सभी क्रियाकलापों को आप ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो आपका जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। मतलब आपका जो उद्देश्य है, पूरे दिन में जितना समय आपने व्यवस्थित किया है या बांटा है अपने क्रियाकलापों करने के लिए, वह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगर हम प्रबंध को देखें व्यावसायिक रूप से, तो प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन पांचों तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। आज के आधुनिक युग में, जहां आधुनिक व्यावसायीकरण हो चुका है, इतनी प्रतिस्पर्धी मार्केट में विद्यमान है, अपने ब्रांड को या खुद को मार्केट में बनाए रखने के लिए एक फर्म को अपने उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित रखने के साथ साथ उसको मार्केट में रहने के लिए, और मार्केट में रहने के लिए जिन लोगों का साथ होना ज़रूरी है, उन सब के बीच प्रबंधन रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने जो आपको 5 तत्व बनाए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन पांचों तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यावसायीकरण में प्रबंध ना हो तो प्रबंध जो होगा उसकी अनुपस्थिति में व्यावसायीकरण एक ऐसा नाव हो जाएगा जिसमें नाविक ही नहीं होगा। तो अगर हम कहें किसी कार्य की पूर्ति के लिए, अगर किसी कार्य की अच्छी तरह से पूर्ति के लिए अगर हम प्रबंध का उपयोग करते हैं तो वह कार्य हमें हमारे गोल को अचीव करने में मदद करता है, या वह प्रबंध हमें कार्य को पूर्ण करने में मदद करता है। आइए मैनेजमेंट अर्थात प्रबंध को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। इसके लिए हम मैनेजमेंट शब्द को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला शब्द है मैनेज अर्थात व्यवसाय या प्रबंध करना। दूसरा शब्द है मैन, MEN, इट्स नॉट MAN। MEN मतलब बहुत सारे व्यक्ति अर्थात व्यक्तियों का समूह भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है T यानी टैक्टफुली, मतलब किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करना। अगर हम मैनेजमेंट को टुकड़ों में इस तरह कह सकते हैं, तो पूरे मैनेजमेंट को हम इस तरह कह सकते हैं कि व्यक्तियों के समूह से अगर हम कुशलतापूर्वक किसी कार्य को या किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो वहाँ मैनेजमेंट होता है। बच्चों, मैनेजमेंट को समझने के बाद आइए उसकी कुछ परिभाषाओं को समझते हैं। कुछ परिभाषाएं जो हैं परंपरागत परिभाषाएं हैं, पहले उनको समझते हैं। मैरी पॉकेट फॉरलेथ के अनुसार प्रबंध लोगों से काम करने की कला है, और उसी तरह CS जॉर्जसन ने कहा है कि प्रबंध में काम को अन्य व्यक्तियों से करना शामिल है। बच्चों, परंपरागत परिभाषा या अवधारणा को समझने के बाद आइए अब हम इसकी आधुनिक अवधारणा को समझते हैं। सर FW टेलर द्वारा परिभाषा दी गई है। उसके अनुसार प्रबंध यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ और मितव्ययितापूर्ण ढंग से कैसे किया जा सकता है। अर्थात इस परिभाषा के अनुसार आपका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य जो निश्चित होता है, उसको पूर्ण करने के लिए आप कितने कम खर्चे में कितनी अच्छी तरह कार्य करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य को पूरा करते हैं। आइए दूसरी परिभाषा देखते हैं। हेनरी फॉयल सर के अनुसार प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना और योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। यह पूरी तरह कर्म पर डिपेंडेंट है, अर्थात यहाँ निर्णय को बिल्कुल नकारा गया है।
ये जो मैंने 4 तत्व बताए थे, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इनका यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को पूरा करना है इस परिभाषा के अनुसार। बच्चों, अब मैनेजमेंट को समझने के बाद या उसकी मीनिंग को समझने के बाद आइए अब हम उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब जितनी परिभाषाएं समझी हैं उस हिसाब से हमें यह समझ में आता है कि प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें कि हम किसी कार्य या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस तरह कार्य करें कि वह कार्य जो है प्रभावपूर्ण हो और कुशलतापूर्वक हो सके, जिससे कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है या जो हमने लक्ष्य डिसाइड किया है वो चाहे समूह का हो या इंडिविजुअल का हो या किसी फर्म का हो, उसको पूरा किया जा सके। बच्चों, जैसे मैंने इस कथन में कहा, आपने सुना कि यह एक ऐसी प्रक्रिया यानी प्रोसेस, पहला वर्ड है, यह एक ऐसी प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस में वो सारे तत्व आएंगे जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन सभी का यूज़ होगा और यही प्रोसेस के एलिमेंट्स होंगे जिसका यूज़ करते हुए हम ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य को या लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा शब्द मैंने कहा प्रभावपूर्ण यानी इफेक्टिवली। प्रभावपूर्ण किस तरह से करेंगे? इसके लिए हम 5M का यूज़ करते हैं, मैन, मशीन, माल, मेथड और मनी। बच्चों, अब इन पांचों तत्वों का या पांचों M का यूज़ करके हम किसी भी काम को प्रभावपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। अब बच्चों आती है कुशलता की बात, मतलब हम किसी कार्य या किसी उद्देश्य को या किसी लक्ष्य को कितनी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ आती है कुशलता की बात। एक दिए हुए समय में हम उस कार्य को कितनी अच्छी तरह से पूर्ण कर सकते हैं, वहाँ कुशलता की बात आती है। और उसके बाद आता है हमारा चौथा बिंदु, सामूहिक, सामान्य या संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति। देखिए बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य या कार्य या लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही हम प्रबंध का उपयोग करते हैं। सामान्य जीवन में भी हम प्रबंध का उपयोग करते हैं क्योंकि हमें अपने किसी विशेष कार्य की पूर्ति करनी है। इसी तरह हम व्यावसायिक तौर पर भी प्रबंध का उपयोग करते हैं। अब जैसे मैंने 2 शब्द कहे, प्रभावपूर्णता, कुशलता, इन दोनों शब्दों को हम या उनके बीच के अंतर को एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए राहुल एक विक्रेता है या व्यवसायी है, उसे एक दिन में 10 टन कोई प्रोडक्ट बनाना है और उसके 1 टन की प्रति इकाई लागत क्या होती है? 150 रुपये होनी चाहिए। अब राहुल को किसी कारण या मशीनें खराब हो गई, जिस वजह से भी राहुल ने क्या किया, उसने एक दिन में 10 टन प्रोडक्ट तो बनाया, लेकिन उसकी प्रति इकाई लागत जो है वो 150 से बदल कर क्या हो गई? 170 हो गई। तो यहाँ पर उसका जो काम है वो प्रभावपूर्ण तो हो गया लेकिन कुशल नहीं हुआ, क्योंकि सही समय पे तो उसने बना दिया, लेकिन प्रभावपूर्ण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो लागत दी गई हुई थी वह लागत से बढ़कर लागत उसने लगा दी और वह पैसा वो हमसे अर्जित करना चाहता है। अगर इसी केस को हम उल्टा कर दें, कहने का मतलब अगर राहुल जो 10 टन कोई प्रोडक्ट बनाता है और उसे एक दिन में न बनाकर सेम प्राइस मतलब 150 रुपये में ही एक दिन में न बनाकर वो 2 दिन में बना कर देता है, तो यहाँ कुशलतापूर्ण का अभाव हो जाएगा, मतलब उसने सही समय पे उस प्रोडक्ट को नहीं दिया है। तो बच्चों यही डिफरेंस होता है प्रभावपूर्णता में और कुशलता में। बच्चों इनके अंतर को आइए हम विस्तृत रूप से समझेंगे। बच्चों प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में अंतर को हम 3 बिंदुओं के आधार पर समझते हैं। पहला बिंदु है अर्थ अर्थात मीनिंग। प्रभावपूर्णता में समझेंगे कि इसका अभिप्राय काम या लक्ष्य को समय पर पूरा करने से है, चाहे कितना ही लागत क्यों ना आए। और कुशलता का अर्थ होगा इसका अभिप्राय न्यूनतम लागत पर कार्य को सही ढंग से पूरा करने से है। दूसरा बिंदु जिसके आधार पर हम इनके बीच के अंतर को समझेंगे वह है उद्देश्य। प्रभावपूर्णता का उद्देश्य है अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना और कुशलता का उद्देश्य है लागत लाभ विश्लेषण करना।
तीसरा बिंदु हम लेंगे मुख्य केंद्र या मेन फोकस। प्रभावपूर्णता में मेन फोकस क्या होगा? समय एवं काम के अंतिम परिणाम जो होंगे वो मुख्य बिंदु होंगे। और कुशलता में न्यूनतम साधनों के प्रयोग द्वारा अधिकतम उत्पादन या लाभ करना मुख्य केंद्र है। तो बच्चों, इस तरह हमने प्रभावपूर्णता एवं कुशलता के अंतर को समझा। बच्चों, प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में अंतर को समझने के बाद आइए अब हम प्रबंध की कुछ विशेषताओं को समझते हैं। प्रबंध की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है, यानी विशिष्ट प्रक्रिया यानी डिस्टिंक्ट प्रोसेस। इसका मतलब है जो मैंने प्रबंध में 5 क्रियाएं बताई थी आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब प्लान करना, मतलब होता है नियोजन करना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन करना। स्टाफिंग यानी होता है नियुक्तिकरण करना। डायरेक्टिंग मतलब होता है निर्देशन करना। और कंट्रोलिंग यानी होता है नियंत्रण करना। तो डिस्टिंक्ट प्रोसेस कैसे है? इसमें ये जो 5 प्रक्रियाएं हैं या जो 5 क्रियाएं हैं, इनका उपयोग इस तरह से किया जाता है ताकि गोल्स, किसी भी काम को करने के लिए जो गोल्स डिसाइड होते हैं उनको हम अचीव कर सकें या हम उनको पा सकें, या हम जो हमने गोल्स डिसाइड किए हैं, हमने जो कार्य निर्धारित किए हैं, उन कार्यों को हम पूरा कर सकें। अब जो हम दूसरा विशेषता देखेंगे वो है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण यानी पर्पसफुल प्रोसेस। कैसे? कोई भी कार्य बिना गोल्स के हम डिसाइड नहीं करते, चाहे वो बिजनेस फर्म्स के लिए हो या हम खुद के लिए भी कोई डिसाइड करे कार्य। तो हर कार्य के पीछे एक ऑब्जेक्टिव या एक गोल निश्चित होता है। उस गोल या उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? इन पूरी प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो प्रबंध क्या हुआ? एक पर्पसफुल प्रक्रिया हुआ, या फिर हम कह सकते हैं प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया हुई। तीसरी विशेषता को देखते हैं। तीसरी विशेषता कहती है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसी प्रक्रिया है जो कभी नहीं खत्म होगी, जो निरंतर चलती ही रहेगी, एक के बाद एक सारी क्रियाएं चलती रहेंगी। तो इसीलिए क्या है? प्रबंध एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर आता है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। यह एक क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मतलब टीम में जो काम होगा वही सक्सेसफुल होगा। देखिए, टीम जो है 4 शब्दों से मिलकर बना है, TEAM। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, T stands for together, E stands for everyone, A stands for achieve, M stands for more। जैसे कि मैंने आपको टीम वर्ड को ब्रेक करके बताया, ये अपने आप बताती है कि प्रबंध एक क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है या फिर एक सामूहिक क्रिया है। कोई भी एक व्यक्ति किसी ऑब्जेक्टिव या गोल या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अकेला कार्य नहीं कर सकता या किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरी है? सामूहिक एक्टिविटी या क्या ज़रूरी है? ग्रुप एक्टिविटी ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं या नेक्स्ट विशेषता की ओर चलते हैं। 5वीं विशेषता है प्रबंध एक गतिशील कार्य है, मतलब डायनेमिक फंक्शन है। ये डायनेमिक फंक्शन, ये कभी ना रुकने वाली फंक्शन है, ये हमेशा चलती रहेगी। इसमें जो भी एक्टिविटीज़ आती एक के बाद एक चलती रहती, तो इसको कभी रोका नहीं जा सकता। उसके बाद आता है प्रबंध सर्वव्यापक है, यानी यूनिवर्सल है, न कि केवल बिजनेस पर्पस के लिए बल्कि सारी एक्टिविटीज़ के लिए मैनेजमेंट का होना या प्रबंध का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आप देखते हैं हम रोज़मर्रा के जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें प्रबंध का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी काम को करने से पहले प्रॉपर प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद कौन से समय क्या कार्य करना ये निश्चित करते हैं, किसके द्वारा क्या कार्य कराना ये भी निश्चित करते हैं, और उस पूरी प्लानिंग को जो हमने बनाई है उसको कंट्रोल करके क्या करते हैं? हम इम्प्लीमेंट करते हैं या उस प्लानिंग को हम उस तरह से काम करते हैं। तब जा कर के हमारे पूरे दिन का ऑब्जेक्टिव या हमने गोल डिसाइड किया कि आज के दिन ये काम करना है, वो हमारा उद्देश्य
पूर्ण होता है। तो इससे क्या हुआ कि जो प्रबंध है वो क्या हुआ, सर्वव्यापी है। नेक्स्ट आता है विशेषता, वो कहता है कि प्रबंध बहुआयामी है। देखिए प्रबंध जो है बहुआयामी है, वो 3 लेवल पे काम करता है। पहला लेवल है कार्य का प्रबंध, दूसरा लेवल है व्यक्तियों का प्रबंध और तीसरा लेवल है परिचालक का प्रबंध। अब जो कार्य का प्रबंध है उसमें कार्य से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस पे प्रबंध जोर करता है। जैसे कार्य में जो चीज़ें सम्मिलित होती हैं उसको अगर हम समझें तो कार्य के लिए नियोजन, संगठन, नियंत्रण और नेतृत्व की आवश्यकता होती है। किसी कार्य को करने से पहले उसकी प्लानिंग होना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि किस तरह से प्लान्ड जो गोल है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर उस पर कंट्रोल यानी नियंत्रण होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम पे को उस पर कंट्रोल रखना है, और नेतृत्व, एक प्रॉपर लीडरशिप की आवश्यकता होती है। तो कार्य के प्रबंध में इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। आगे हम बढ़ते हैं व्यक्तियों के प्रबंध पे। बच्चों व्यक्तियों का जो प्रबंध है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला होता है नियुक्तिकरण और दूसरा होता है निर्देशन। नियुक्तिकरण क्या होता है, स्टाफिंग, मतलब हम व्यक्तियों का इसमें नियुक्तिकरण करते हैं, किस विशेष व्यक्ति को या किस विशेष व्यक्तियों के समूह को हम कौन सा कार्य सौंपे, यह नियुक्तिकरण के अंदर आता है। उसी तरह निर्देशन, मतलब निर्देशन का मतलब क्या होता है कि हम किस तरह इनको निर्देश दें या हम उनको किस तरह डायरेक्ट करें कि जो गोल है वो प्रॉपर वे में वो पूर्ण हो सके। तो ये होता है व्यक्तियों का प्रबंध। इसके बाद अगर हम परिचालक के प्रबंध को समझें तो परिचालक के प्रबंध में आता है उत्पादन, क्रय, विक्रय, वित्त व लेखांकन, अनुसंधान व विकास। इन सारी चीज़ों पर जो है परिचालक का प्रबंध डिपेंड करता है। तो बच्चों प्रबंध इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है एक बहुआयामी है। अब अगर हम उसकी अगली विशेषता की ओर चले तो आइए देखते हैं अगली विशेषता क्या है। अगली विशेषता है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, मतलब इंटेंजिबल फोर्स है। बच्चों देखिए बीच बीच में आपको मैं इंग्लिश वर्ड्स बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उससे फेमिलियर हो सके, क्योंकि आगे आपको फेमिलियर होने के बाद आपको ईजी हो जाएंगे इन सब चीज़ों को समझना। तो मैंने जैसे कहा प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, इंटेंजिबल फोर्स है। कहने का मतलब ये है कि वह हम पे इस तरह का दबाव बनाता है कि हम अपने कार्य को अच्छी तरह से पूर्ण करें। प्रबंध की वो 5 क्रियाएं जो मैंने आपको बताई हैं, 5 क्रियाएं कौन कौन सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन 5 क्रियाओं को अच्छे से उपयोग में ला करके हम क्या करें, दिए गए उद्देश्य या गोल को हम प्राप्त करें। फिर आता है प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी एक सोशल प्रोसेस है। कैसे है प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया? इस प्रबंध में हम क्या करते हैं, हम केवल बिजनेस पर्पस के लिए ही प्रबंध को यूज़ नहीं करते, बल्कि सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रबंध यानी मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए प्रबंध एक सोशल प्रोसेस भी है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो प्रबंध एक पृथक अस्तित्व होता है। अब इस सेंटेंस को अगर हम जानें, प्रबंध का एक पृथक अस्तित्व कैसे होता है। देखिए बच्चों, जब कोई फॉर्म बनता है, फॉर्म यानी कारखाना या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जब वो कोई फॉर्म बनता है तो जो फॉर्म को बनाने वाला है वो क्या हुआ, उसका ओनर हुआ या उसका मालिक हुआ। तो जो मालिक होता है वो प्रबंधक नहीं होता, वो क्या होता है, वो हर चीज़ प्रदान करता है। मतलब कैसे इकोनॉमिकली हेल्प कर सकता है और कारखाने में रिसोर्सेज जुटाने में हेल्प कर सकता है, लेकिन उन सभी रिसोर्सेज को यूज़ करने, मैंने जो 5M बताए थे रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज बताए थे मैंने, 5M, मैन, मशीन, मटीरियल, मनी और मेथड। इन 5 का इस्तेमाल जो व्यक्ति अच्छे से करता है वह होता है प्रबंधक। तो जो प्रबंध होता है वो बिल्कुल पृथक होता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये प्रबंध की कुछ विशेषताएं थी।